युवाओं की ताकत ज्यादा होती है, वही देश भविष्य में प्रगति कर सकता है। और इसलिए आज आपको उपाधि प्राप्त हुई है, लेकिन आज ये महत्वपूर्ण पड़ाव पर आपने विचार करना चाहिए कि मैंने अभी उपाधि पाई है, लेकिन मैं मेरे परिवार का नाम कैसे बढ़ाऊं, मैं मेरे गांव का नाम कैसे बढ़ाऊं, मैं मेरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम कैसे बढ़ाऊं, मैं उत्तर प्रदेश का नाम कैसे बढ़ाऊं और मैं देश का नाम कैसे बढ़ाऊं। इस बात को लेकर यदि आप विचार करते हैं और केवल विचार नहीं तो उसके अनुसार काम भी करते हैं, तो दुनिया में सबसे ताकतवान इस प्रकार का देश भारत बनेगा। इस प्रकार की स्थिति है और उसके लिए हम सब ने मिलकर प्रयास करना चाहिए। कड़ी मेहनत को कोई अल्टरनेटिव नहीं है और गुणवत्ता बढ़ानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। और इस मेहनत के साथ, पढ़ाई के साथ ही साथ आज देश को और एक चीज की आवश्यकता है और वह है रिसर्च। यूनिवर्सिटी में रिसर्च शुरू होता है, लेकिन पीएचडी होने के बाद, डिग्री प्राप्त करने के बाद भी रिसर्च समाप्त नहीं होना चाहिए। अपने जीवन में जब हम रिसर्च से काम करेंगे तो निश्चित तौर पर अपने साथ ही साथ हम देश को भी आगे ले जा सकते हैं। अपने देश में इंटेलिजेंस की कम नहीं, अपने देश में मौका मिलना चाहिए। और हमने देखे कि गए 20-25 साल में अपने देश के विद्यार्थी मेडिकल क्षेत्र में आगे बढ़े, आईटी के क्षेत्र में आगे बढ़े, कई जगह पर। और आज आप अमेरिका या इंग्लैंड में जाएंगे और लोगों को कभी कभी लगता है कि चलो भाई विदेश में जाकर अच्छी मेडिकल सर्विस लेंगे, तो ऐसे जो विदेश में अच्छी मेडिकल सर्विस लेने के लिए धनवान लोग जाते हैं, वो जाते हैं वहाँ तो उनको पता चलता है उनको चेकअप करने वाला डॉक्टर वो भी भारतीय है, ऑपरेशन करने वाला भी भारतीय है, ऑपरेशन करने के बाद नर्सिंग करने वाली भी भारतीय है। तो भारतीयों के साथ या जिस प्रकार से आईटी क्षेत्र में अपने देश भर के युवकों ने आगे बढ़े और आज अमेरिका में ये स्थिति आई है कि भारत के आईटी आने वाले लोगों को प्रतिबंध किया जाए क्या, इस प्रकार की चर्चा अमेरिका में चल रही है। और इसलिए अपने पास विद्या की कमी नहीं है, अपने पास आगे बढ़ने की एक जो मानसिक विल पावर लगती है, वो विल पावर लेकर यदि हम काम करते हैं तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ा देश के नाते हम हो सकते हैं। मुझे एक बात का और कहना आग्रह से है, और मुझे सब ये देखने के बाद मेरे मन में तो बड़ी ईर्ष्या हुई। मैंने, आपने सुना मेरे परिचय में, आपके ख्याल में आया होगा, तो मैंने बीकॉम की परीक्षा 1954 में पास की। इसका मतलब 60 साल हो गए। 60 साल के समय पर महाराष्ट्र वैसे शिक्षा की दृष्टि से एक अग्रेसर इस प्रकार का प्रदेश है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में केवल 3 कॉमर्स कॉलेजेस थी। 2 थी मुंबई में, एक सिडनैम कॉलेज और एक पोदार कॉलेज, और तीसरा था पुणे में बृहन महाराष्ट्र कॉलेज। आज तो ऐसा है कि सभी तहसील के गांव में भी हमको कॉमर्स कॉलेज देखने के लिए मिलती है। लेकिन मैं ये 60 साल के पहले की बात कर रहा हूँ, और 60 साल के पहले की बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा पेंडॉल, ऐसे बड़े बड़े क्लासेस, ऐसे बड़े बड़े आपको पढ़ाने वाले उस समय पर, हमारे समय पर ऐसे कुछ नहीं थे। यानी आज बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री पास किया उनको हमने गोल्ड मेडल दिया, लेकिन हमारे समय पर बिजनेस मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट ही नहीं था। बिजनेस मैनेजमेंट या इस प्रकार के विषय बहुत बाद में आए हैं। हमारे सामने केवल एक ही, हमारे समय पर एक किताब था, वो किताब का नाम अंग्रेजी में था हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस अदर्स। ये छोड़कर मैनेजमेंट के संबंध में कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, बताने वाला कुछ भी नहीं था। तो वह हमारे कॉलेज के जो अकाउंटेंसी ऑडिटिंग पढ़ाने वाले थे, उन्होंने जो मुझे कहा वो मैं आपको थोड़े में बताने वाला हूँ।
60 साल के पहले वो अकाउंटेंसी ऑडिटर के हमारे जो प्रोफेसर है, उनका नाम कीर्तन है, गुजर गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने 4 साल में आपको अकाउंटेंसी ऑडिटिंग का बहुत सिखाया है। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, चेक में बेरर चेक क्या होता है, अकाउंट्स पे चेक क्या होता है, ऑर्डर चेक क्या होता है, डिसऑनर क्या है, वगैरह वगैरह। आप सब ये भूल जाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसकी सब जानकारी आपको किताबों में मिलेगी। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि अभी हम सब लोगों को कहा कि मैं आपको 4 बातें बताता हूँ, वो 4 बातें यदि आप व्यवहार में लाएंगे तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, आपके व्यक्तित्व का विकास हो सकता है, ऐसा उन्होंने बताया। और इसलिए उन्होंने जो बताया 60 साल के पहले, और जिसके कारण एक देहात का गरीब शिक्षक का विद्यार्थी मैं आज यहाँ पर आया हूँ राज्यपाल का, तो उसका कारण ये है वो हमारे प्रोफेसर ने आखिर के लेक्चर में जो हमको बताया, जो मैं आपको इस समय पर इसलिए बताना चाहता हूँ कि शायद उसको आपके व्यवहार में आपको बड़ा उपयोग होगा। और ये केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं है, यहाँ शिक्षकगण भी बैठा है, प्रोफेसर भी बैठे हैं, गणमान्य लोग भी यहाँ बैठे हैं, उनको भी शायद इसका लाभ हो सकता है। और इसलिए संक्षेप में मैं वो बताऊं और मेरा भाषण पूरा करूं। पहला उन्होंने बताया व्यक्तित्व विकास के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए स्माइल 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 एंड स्माइल, बस मुस्कुराते रहो। आप यदि मुस्कुराते हैं तो अपने आप में लोगों के पास आप नजदीक से पहुंच जाते हैं, और इसलिए हंसमुख व्यक्तित्व जो होता है वो सबको अच्छा लगता है। और आप भी, पहले तो केवल लड़कियां ही आईने में अपना चेहरा देखती थी, अब लड़के भी देखते हैं, और आप भी देखते होंगे कि अब आईने में हंसते हैं तो कैसे सुंदर लगते हैं। और इसलिए हंसमुख रहना चाहिए, और इसके साथ ही साथ कब हंसना नहीं यह भी समझना चाहिए। आप यहाँ से अभी घर जाएंगे और घर जाने के बाद माँ का और पिताजी का कुछ कारण से गर्मा गर्मी चलती होगी, और उनके सामने जाकर आप अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाएंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी हालत क्या हो सकती है। और इसलिए हंसना कब, यह भी, और कब नहीं हंसना, इसका भी एक विवेक रखना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने हमको ये बताई, एप्रिशिएट एप्रिशिएट एंड एप्रिशिएट। जो कोई अच्छा काम करता है उसका गुण ग्रहण करना सीखो, और ऐसा गुण ग्रहण आप करोगे, और ये गुण ग्रहण जरूरी नहीं है कि बड़े नहीं छोटे का करना चाहिए, छोटा भी बड़ा का कर सकते। अभी समझ लीजिए आप घर में गए, और घर में गए भूख लगी, आप क्या, विद्यार्थियों को भोजन यहाँ होने वाला है या घर में जाए? नहीं, हमारा नहीं, विद्यार्थियों का भोजन यहाँ है। अच्छा, लेकिन आप घर में कभी कभी जाते होंगे, तो जाते समय बहुत भूख लगती है, और फिर माँ ने खाना दिया, और माँ को आपने खाली इतना कहा कि माँ आज सब्जी बहुत अच्छी हुई, तो माँ को भी लगता है कि मेरा लड़का लड़की अभी समझने लगे। और इसलिए आप बड़े हैं तो छोटे का गुण ग्रहण करो, आप छोटे हैं तो बड़े का गुण ग्रहण करो, आपके बराबरी के साथ में काम करने वाले हैं उनका भी गुण ग्रहण करो। ऐसा जो करेगा उसका व्यक्तित्व निखर कर बाहर आता रहता है, और ये करना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने हमको ये बताई, डोंट बिलिटल अदर्स। आप किसी के अवमानना मत करिए। मनुष्य का स्वभाव होता है कि अपने आप में मैं बड़ा हूं ये दिखाने के लिए वो दूसरा कैसा छोटा है वो दिखाने का एक स्वभाव होता है। आप समझो गोल्ड मेडल मिला है, कितना खुशी की बात है। गोल्ड मेडल मिला है, 90% मार्क्स मिले हैं, और आप घर में जाकर माँ को कहेंगे माँ माँ मुझे 90% मार्क मिले और मुझे गोल्ड मेडल अब मिला। और वो लड़की कितना 24 घंटे पढ़ाई 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 करती थी, लेकिन मेरा पहला नंबर आया, उसका दूसरा आया। अब उस दूसरी आई, उसका परसेंटेज कितना था? 89.9, 0.1% से ये पहला आया। इसलिए दूसरे की अवमानना करने की
एक आदत होती है। और यदि आपका व्यक्तित्व निखर कर लोगों के सामने जाना है तो कभी किसी की अवमानना मत करो, जाहिर में मत करो, पर्सनल में मत करो। जो अच्छा है वो दिखता है वह बोलने की और उसके अनुसार करने की बात करो। और चौथा उन्होंने बताया कि देयर इज ऑलवेज ए बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आप जो भी काम करते हो वो अधिक अच्छा काम कैसा हो सकता है उसके बारे में सोचते रहो और उसमें से आइडिया जो आएगी उसके अनुसार काम करते रहो। और ये बात का उदाहरण, मैं जिस कार्यक्रम में मैं जाता हूँ तो मुझे अपने आप में कुछ उदाहरण मिलता है और वो उदाहरण मैं बताता हूँ। वो उदाहरण मैं जो आयोजक होते हैं उनकी कमी दिखाने के लिए नहीं करता हूँ, लेकिन उसमें से देखो कैसे अच्छा होता है। 2 दिन के पहले मैं गया था सुल्तानपुर में वहाँ के कॉन्वोकेशन के लिए। और वहाँ के कॉन्वोकेशन के समय पर क्या हुआ कि यह जो टोपी होती है और गोल्ड मेडल लेने के लिए आते हैं तो उसका रिबन जो थी वो इतनी छोटी थी कि वो रिबन से गले में डाल ही नहीं सकते थे। अब यहाँ की रिबन मुझे अच्छी दिखाई दी कि सीधा एक की, फक्त इतने विद्यार्थियों में केवल एक की टोपी जरा थोड़ी नीचे गई, बाकी सबको अच्छे ढंग से गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जो मिला। लेकिन मैंने यहाँ वाइस चांसलर को कहा कि जरा जो सर्टिफिकेट है जो आपने दिए विद्यार्थियों को उसकी कॉपी दो। मेरे पास ये अनसाइंड है, लेकिन ये देखने के बाद मुझे लगा कि कितना सुंदर सर्टिफिकेट है, जीवन भर में इसका उपयोग होगा। डिग्री सर्टिफिकेट भी मिलता है, उसका भी जीवन भर में उपयोग होता है। प्रिंटिंग भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये प्रिंटिंग कागज पर किया हुआ है। लेकिन प्रिंटिंग कागज पर करने के बाद यदि उसको लैमिनेट करते हैं हम तो ये सर्टिफिकेट जिंदगी तक उस पर स्याही भी खराब नहीं होगी, अच्छे ढंग से भी रख सकते हैं। हमारे दिनों में तो डिग्री सर्टिफिकेट हम फ्रेम करके लगा कर रखते थे, अब तो ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है, कंप्यूटर में आप रख सकते हैं। लेकिन कोई भी काम और अच्छे ढंग से कैसे हो सकता है, इसके लिए मैंने बताया कि ये सर्टिफिकेट यदि लैमिनेट करके दिया जाए तो विद्यार्थियों के पास हमेशा हमेशा के लिए रह सकता है। मैंने ये बात इसीलिए बताई कि आप लोग मेरा भाषण सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं और इसलिए बहुत अच्छे ढंग से आपने अपने विद्यार्थी जीवन पूरा किया है। अब नए मोड़ पर जब आप जाएंगे तो जैसा आसमान खुला होता है, जहां आप जाओगे जितना ऊंचा जाओगे उतना ऊंचा आप जा सकते हैं। तो आप सब लोग यहां से आगे अवकाश में, जैसे हवाई जहाज जाता है, मिलिट्री के लोग केवल हवाई जहाज नहीं, कैसे 26 जनवरी को हम देखते हैं कैसा ड्रिल होता है, उस प्रकार की एक हिम्मत लेकर भविष्य में आगे जाने का आप आज के दिन संकल्प करो। और ऐसे करते हैं तो अपना देश और ऊंचाई पर जा सकता है। उन देश को ऊंचाई पर ले जाने का अपना जो कर्तव्य है हम सब मिलकर करते रहे। आपने मेरा भाषण सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय भारत। Thank you, sir, for your kind and thoughtful words. As mark of respect and reverence, I now request our Honorable Chancellor, sir, to present a memento to Honorable Shri Ram Nayak Ji, Governor of Uttar Pradesh. Thank you, sir. I would request our Honorable Vice Chancellor, sir, to present a memento to Honorable Lieutenant General Zamiruddin Shah,
Vice Chancellor, Aligarh Muslim University. Thank you, sir. I would again request our Honorable Vice Chancellor, sir, to present a memento to Honorable Professor Dr. N.C. Gautam, Vice Chancellor, Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodyog Vishwavidyalaya. Thank you, sir. I would now request the Registrar of the University to propose the vote of thanks. I feel honored to extend vote of thanks and reverence to the dignitaries present on the dais and off the dais, and other respected participants of this grand event. This is an extremely pleasing opportunity for me to welcome with deep sense of gratitude and honor to the Honorable Governor of Uttar Pradesh and visitor of Integral University, whose gracious presence is a historical event for us, which has boosted our morale. Sir, your benevolent presence has made this event highly attractive and significant, and has invigorated zeal and exuberance among students. Your precious words would certainly be the lightning beacon for the students to proceed on the path of success and to lead a wonderful life. I express my heartfelt appreciation to the Honorable Vice Chancellor, Aligarh Muslim University, who has graced this convocation with his kind presence. His inspirational and encouraging words would certainly foster enthusiasm among the students. I am profoundly thankful to him for enriching us with his perception and views, which of course would remain alive with us. I am especially thankful to our Honorable Chancellor of this university for his generous presence and for showering his laudable blessings over our students. I am profoundly thankful to our Honorable Vice Chancellor and express my best wishes, regards and gratitude for persuading us through his consistent efforts, spontaneous support, guidance and supervision. My deep-rooted thanks are extended to the honorable members of court, University Executive Council, Academic Council, whose benign presence has enhanced the grandeur of this memorable event. I am thankful to the members of Alumni Association and also to the members of committees formed for the convocation for their fervent and overwhelming response in the program. I am also thankful to the district authorities, police administration and proctorial board for maintaining law and order on this important occasion. My special thanks to media personnel who have always been supportive to us for giving generous coverage to the program. Once again, I am thankful to all of you for your amiable presence. Thank you very much. Thank you, sir. May I now request the Honorable Vice Chancellor, sir, to kindly request the Honorable Chancellor, sir, to declare the convocation closed.
मैं मोहतरम चांसलर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस जलसे के अख्तिताम की इजाज़त मरहमत फरमाएँ।